Hello everyone. I hope you all are doing well. I Pallavi Sharma welcome you all on Let's Crack Bihar exams. Crack all Bihar examination with us, that is Unacademy, India's largest learning platform. Let's Crack Bihar exam इन अनअकैडमी इंडियाज का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आइए, यहाँ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पे कुछ डिटेल है मेरे बारे में, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम पल्लवी शर्मा। आई हैव डन एमए इन हिस्ट्री। आई हैव डन एमए इन एजुकेशन। आई हैव बीन टीचिंग टू जेपीएससी बीपीएससी एस्पायरेंट सिंस 2017। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years। देखो, सबसे पहला बात करते हैं कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। ओके, क्योंकि ऐसे ही तो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे हम। तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है डेली लाइव क्लासेस का, लाइव टेस्ट क्विजेस का, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के, अनलिमिटेड एक्सेस के। यानी कि यहाँ पे मतलब है हमारा, यहाँ पे जो कोर्स चलता है वो लाइव बेसिस पे चलता है। सारी कोर्सेज लाइव बेसिस पे होते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं होते। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट करने का, अपने एजुकेटर से अपने प्रॉब्लम्स पूछने के। हियर वी फोकस मोर एंड मोर ऑन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब तुम जितना ज्यादा टेस्ट और क्विजेस में पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने ज्यादा पानी में हो, आपको कितना और परफॉर्मेंस अच्छा करना है। ये सारी चीजें आप खुद को असेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है हमारा। काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स से कहने का मतलब है कि हम प्योरली सिलेबस पे फोकस करते हैं, और सिलेबस पे फोकस करके हम पूरा का पूरा हर एक कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। हम अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है यहाँ पे। आपने एक बार यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप अनलिमिटेड बार ही उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके मन मुताबिक डिवाइस से। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी भी डिवाइस से। यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात है कि बीपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है स्टार्ट हो रहा है 350 पर मंथ से। ये बहुत अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई आपके लिए। यहाँ पे लाइव क्लासेस चलते हैं हमारे। यहाँ पे एडुकेटर्स जो होते हैं आपके मनपसंद एडुकेटर्स होते हैं। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने मनपसंद एजुकेटर से पढ़ने का। उसके बाद यहाँ पे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं हमारे जो आने वाले हैं, ये आप देखें। उसके बाद बीपीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो अलग अलग ये हमारा कोर्स तैयार किया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। और यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है PSYT। ये PSYT क्या है, तो ये है मेरा रेफरल कोड PSYT। अब आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको नेट 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मैं सिर्फ बीपीएससी का बात नहीं कर रही, मैं एसएससी का या फिर जेपीएससी का या फिर किसी भी कमीशन एग्जाम का, इंजीनियरिंग के लिए या फिर नीट के लिए, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, सिर्फ आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे PSYT, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स अ वेरी बिग डील, राइट। और यहाँ पे ये अमाउंट है जो पहले है, और अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपका अमाउंट कुछ ये हो जाएगा आपका। ये आप देख लो। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैदिक एज के बारे में, और यहाँ पे आज हम फोकस करेंगे, इन टुडेज क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन अर्ली वैदिक एज के बारे में। ठीक, तो आज हम फोकस करेंगे वैदिक एज के बारे में, और हम यहाँ पे कन्फाइंड रहेंगे अर्ली वैदिक एज तक, जहाँ पे हम ऋग वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। कैसी सोसाइटी थी, कैसे पॉलिटिक्स से, आर्यंस का क्या कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे वैदिक एज जो है वो वैदिक एज दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहली बात तो 1500 से लेके 600 का जो बीसी रहा, ये जो टाइम पीरियड रहा वो वैदिक एज का रहा। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक फेज।
अब अर्ली वैदिक फेज जो है तुम्हारा, जो ऋग वैदिक फेज है, वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है, और जो लेटर वैदिक फेज है वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक है। अब द अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस, देखो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये आर्यंस को लेकर के एक जो कंट्रोवर्सी है, ये बहुत ज्यादा हीटेड कंट्रोवर्सी है। आज तक इस कंट्रोवर्सी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी कंक्लूजन में नहीं आ पाए कि आखिर ये आर्यंस आए कैसे इंडिया में, और उनका क्या ओरिजिनेशन था, उनके भाषा क्या थे, उनके डिसेंडेंट्स कौन हुए, हड़प्पा कैसे डिक्लाइन किया। ये सारा एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, एक बहुत ही ज्यादा डिबेट एक टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो, इसके बारे में देखने से पहले बहुत जरूरी है ये देखना कि इंडो आर्यंस का इंडिया में आना मतलब कैसे कैसे आए। तो देखो, साफ साफ पे अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इंडिया में आए, ये दो रूट से इंडिया में आए। ठीक है, एक तो एंड्रोनोवो कल्चर से आए और एक बैक्टीरिया मार्जियाना एकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के थ्रू आए। तो बेसिकली बोला जाता है सेंट्रल एशिया का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये सेंट्रल एशिया से आए, ये जो सेंट्रल एशिया से आए, यहाँ पे दो एरियाज प्रमुख है। कौन? एक है एंडोनोवो का कल्चर और एक है तुम्हारा बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। अब एंड्रोनोवो का जो कल्चर है, ये जो एंड्रोनोवो का कल्चर है, इसमें बेसिकली साइबेरिया का बात किया गया है और यूरेशिया यूरेशिया के इलाकों का बात किया गया है। ठीक है, और बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं अफगानिस्तान का, ठीक है, टर्कमेनिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, इन सारी चीजों का। तो आप ध्यान रखें कि बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आर्यंस के इंडिया में आने का, लेकिन जिस दो इस जगहों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, वो पहला है द एंडोनोवो कल्चर, जहां पे साइबेरिया और यूरेशिया का आ जाएगा जियोग्राफिकल एरिया, और दूसरा है बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। जितना भारी नाम है उतना आसान है इसको याद करना। जहां पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर के, हम बात करेंगे टर्कमेनिस्तान को लेके और उज्बेकिस्तान। तो ये सारा कुछ प्रमुख इलाका है जहां से ये इंडिया में प्रवेश किए, जिसके द्वारा ये इंडिया में प्रवेश किए। अब देख लो, यहाँ पे एक मैप का रिप्रेजेंटेशन है। एंड्रोनोवो कल्चर, बीएमएसी, बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, यहाँ के थ्रू ये लोग इंडिया में प्रवेश किए, ऐसा बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड ये जो है ये कॉन्सेप्ट है। अब तुम एंड्रोनोवो कल्चर का बात करो तो एंड्रोनोवो कल्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो एंड्रोनोवो कल्चर में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आर्यंस के लाइफ स्टडीज को। यानी कि एंड्रोनोवो कल्चर से हमें बहुत अंश मिलता है आर्यन के लाइफ का। जैसे आर्यंस का कल्चर था स्टॉक ब्रीडिंग, वो हॉर्स रखते थे, स्पोक्ड व्हील का इस्तेमाल करते थे, उनका कैसे क्रिमेशन का क्या प्रक्रिया था। ठीक है, वो गड्ढे करके रहते थे, उसके बाद वो अपने रूफ में बर्च का और अदर अदर पार्ट्स ऑफ वुड का इस्तेमाल करते थे। और सोमा जो ड्रिंक है, ये बहुत ज्यादा प्रमुख उनका ड्रिंक हुआ करता था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट लेट मी अरेंज माई मार्क। ओके, तो एंड्रोनोवो कल्चर का बात करें तो एंड्रोनोवो कल्चर से हमें बहुत सारे अंश मिलते हैं आर्यन लाइफ के, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया।
अब आ जाओ तुम एविडेंस ऑफ फ्रॉम बीएमएसी। अब बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, तो देखो यहाँ से हमें मिला है देखने को डोमेस्टिक हॉर्स चैरियट्स, ठीक है, रथ मिले हैं जो बताता है कि हॉर्स के थे, फोक्ड व्हील मिला है, पार्शियल क्रिमेशन मिला है और स्वास्तिक का मोटिफ मिला है हमें। फिर हाफ डजन से भी ज्यादा ग्रेवयार्ड्स मिले हैं हमें, जो कि ये दिखाता है कि हर्ड्समैन चरवाहे के होते थे। जब ये आते होंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है, ये चरवाहे होते होंगे, एक जगह छोड़ करके दूसरे जगह मूव करते होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रेवयार्ड्स मिला है हमें। फिर द हर्ट्समैन मूव फ्रॉम बीएमएसी एरिया से लेकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रवेश किए होंगे। और ये जो हॉर्स रिमेन मिला है और पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल मिला है, ये सब हमें स्वैट वैली, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है, वहां से भी इसका बहुत कुछ देखने को मिलता है हमें। तो ये सारी चीजें जो बताता है वो एंड्रोनोवो कल्चर और बीएमएसी के बारे में बताता है कि आर्यंस का बहुत कुछ अंश हमें इन सारी जगहों से मिला है। तो ये क्या शो करता है, ये बात को हाईलाइट करता है कि भाई देखो, जो आर्यंस का बहुत सारा एक्सेप्टेड थियोरी है, लेकिन आर्यंस के बारे में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है वो दो चीजें को बताता है, एक एंड्रोनोवो कल्चर के बारे में और एक बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब माइग्रेशन ऑफ आर्यंस, आर्यंस कैसे कैसे माइग्रेट करके आए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो आर्यंस जो माइग्रेट करके आए, तो वो एंडोनोवो से आए और बीएमएसी से आए। अब यहाँ से आने के बाद ये लोग क्या किए, कुछ इनका जो लोग था, कुछ इनके जो लोग थे वो इंडिया में प्रवेश किए और कुछ लोग जो थे वो यूरोप के अन्य जगह पे जाकर के प्रवेश किए। तो इस तरीके से इनका माइग्रेशन हुआ। और इनका जो लैंग्वेज था ये इंडो संस्कृत, दैट इज इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत भाषा को बोलते थे। और इसके बारे में जिक्र किया गया जेंट एवेस्टा में भी। तो अब जेंट एवेस्टा क्या है, जेंट एवेस्टा जो है आर्यन का, आर्यन बोल रही हूँ मैं, सॉरी, ईरान का होली बुक है, ठीक है। तो जेंट एवेस्टा जो ईरान की होली बुक है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो अब यहाँ से तुम देखो तो यहाँ से हमें बहुत सारे अंश मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जैन एवेस्टा में भी बात लिखी गई है कि आर्यंस जो थे वो ईरान के थ्रू इंडिया आए थे। अब देखो बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है माइग्रेशन का। ये जो माइग्रेशन हुआ इसका बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस देखने को मिलता है, ठीक। comes from the southern Siberia dating back to second millennium BC, यानी कि एंड्रोनोवो कल्चर से आए, ठीक है, और उसके बाद हिंदू कुश से इंटर करते हुए वो इंडिया में एंटर प्रवेश किए। तो कहाँ से, साइबेरिया से हिंदू कुश आए, हिंदू कुश से ये कहाँ आए, इंडिया में प्रवेश किया ये लोग। उसके बाद द न्यू पीपल केम इन सेवरल बैचेस, एक बार में उठ करके नहीं आ गए थे ये लोग, बैचेस बैचेस में आए थे। फर्स्ट फेज था इनके आने का और सेकंड फेज था। तो फर्स्ट फेज को बेसिकली ऋग वैदिक में डाला गया और जो सेकंड फेज रहा वो अर्ली लेटर वैदिक में डाला गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जब ये आए होंगे ये थे क्या, एलियन, ये मतलब बाहर के थे। अब जब ये यहाँ आए होंगे इंडिया में, तो इंडिया के जो लोकल निवासी थे उनके साथ इनकी फाइट हुई होगी, तो इसका भी बहुत सारा अंश मिला है हमें। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कैसे ये एंड्रोनोवो और बीएमएसी के इलाके से इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया हिंदू कुश होते हुए। अब कंसेप्ट जो है मैक्स म्यूलर का, इनका कॉन्सेप्ट बहुत एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। अब देखो बहुत सारे लोगों ने बात किया किसके बारे में, आर्यंस के बारे में, कि आर्यंस कैसे आए इसके बारे में। लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स म्यूलर का है। मार्क्स म्यूलर ने आर्यंस के बारे में भाषा के ऊपर में कुछ बातें कही है। अब देखो मैक्स म्यूलर ने क्या कहा, मैक्स म्यूलर ने ये कहा कि जो लैटिन है, ग्रीक है, संस्कृत है, ये सब सिमिलर काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं
इनका इस्तेमाल मतलब इनके जो ओरिजिनेशन होंगे वो एक जगह से ही हुए होंगे। आर्यन का मतलब मैक्स म्यूलर का मानना है ये जो सेंट्रल एशिया रहा, ये सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्यंस के हैबिटेंट्स का। यानी कि आर्यंस जो आए थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से ही आए थे, वो उसका ओरिजिनल होम है। तो कैसे पता चला? क्योंकि इनके लैंग्वेजेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनके भाषा में, जैसे लैटिन, ग्रीक और संस्कृत में बहुत कुछ सिमिलर लैंग्वेजेस आपको टोन नजर आएंगे। ठीक है, जैसे पैत्री संस्कृत में कहते हैं फादर को, वैसे ही लैटिन में कहा जाता है पैटर। तो ये चीज बहुत मायने रखता है कि संस्कृत में कहा जाता है पितृ, वैसे ही फादर कहते हैं हम लैटिन में। तो यानी कि बहुत ज्यादा रूट सिमिलर लग रहा है। वैसे ही मैत्री कहते हैं या फिर मैत्री कहते हैं मदर को, और जिसका मतलब है लैटिन में मैटर। तो ये सारी चीजें सेम लग रही है सुनने में। तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स होंगे उनका एक सेम बैकग्राउंड रहा होगा। Max Muller therefore concluded that the ancestors of India, the Greek and the Romans, the English, सारे लोग कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेस से ओरिजिनेट करके रहे होंगे और वहां से स्प्रेड हुए होंगे। अब बात कर लो फेज। देखो ये लोग क्या था, एक फेज में नहीं आए थे, ये लोग अलग अलग फेज में इंडिया आए थे। तो फेज 1 इनका जाता है ऋग्वेदा अर्ली वैदिक के साथ, और फेज 2 जाता है लेटर वैदिक के साथ। तो ये स्मॉल स्मॉल नंबर्स में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करो तो ये जो पहला फेज आया था इनका, वो सप्त सिंधु इलाके में जाकर के बसा था। सप्त सिंधु इलाका में जाकर के ये रिसाइड किया था। ठीक है, दैट इज इन पंजाब। सप्त सिंधु में यहाँ पे तुम देखो, मैंने ओल्ड नाम भी यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने न्यू नाम भी मेंशन किया है कि सप्त सिंधु मतलब क्या, रिवर एरिया ऑफ 7 रिवर्स, इसका एरिया सप्त सिंधु कहलाता है। जहां पे तुम देखोगे 7 रिवर में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज, ये सारे आएंगे रिवर। ये रावी है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लो, ये रावी है। ठीक है, दिस इज रावी। तो 7 रिवर में आएगा तुम्हारा झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज और सरस्वती। ठीक है, तो इन दिस एरिया द ऋग्वैदिक पीपल लिव्ड fought battles, grazed their herds of cattle and their domestic animal। तो आए होंगे यहाँ पे, उन्होंने रहा होगा वो लोग, यहाँ पे वो फाइट किए होंगे, क्योंकि यहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स है वो बहुत अच्छे से इनको एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया होंगे कि भाई आ जाओ यहाँ पे बस जाओ। तो लड़ाई हुई होगी और फिर ये लोग यहाँ पे ग्रेसिंग वगैरह करते होंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता होगा। देख लो फेज 2 जो है, फेज 2 में बताता है कि फेज 1 में आए और सप्त सिंधु में जाकर के बस गए, और फेज 2 में पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को इन्होंने कवर किया, और ये फिर कहलाया, ये जो इलाका था आर्यवर्ता कहलाया। अब अर्ली वैदिक टेक्स्ट, अब वैदिक टेक्स्ट जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है वो क्या है, हमारा ऋग्वेदा है। और ऋग्वेदा में आर्यंस के बारे में बात किया गया 36 बार। तो आर्या जो वर्ड है वो ऋग्वेदा में 36 टाइम आया है, जो कि ये बताता है कि आर्या क्या मतलब है आर्या का ऋग्वेदा में। तो ये कल्चरल कम्युनिटी की ओर इशारा करता है दैट स्पीक्स द इंडो आर्यन लैंग्वेज। ओके, तो अब देखो, द ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, ऋग्वेदा क्या है, अर्लियर टेक्स्ट है, और किस लैंग्वेज में है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है। रिटन है संस्कृत में, बट इसका और भी लैंग्वेजेस में मिलता जुलता है, जैसे मुंडा और द्रविडियन के वर्ड्स में भी इनके कनेक्शंस आते हैं। It is a collection of prayers offered to Agni, Indra, Mitra, Varun, other gods। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे prayers मिलते हैं ऋग्वेदा में, जो अलग अलग gods को offer है। It consists of 10 मंजल्स और books। और यहाँ पे बात करो तो book number 1 and 10 seems to have the latest edition। अब बात करो, द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन द वेव्स। वेव्स के अलग अलग वेव्स में अलग अलग फेजेस भी ये इंडिया आए। जो पहला फेज था उसको ऋग्वैदिक पीपल कहा गया, और जो लेटर फेज था उनको कहा गया क्या, लेटर वैदिक फेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आए होंगे, यहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे उनके साथ इनका फाइट हुआ होगा।
तो एक बात हम देख लेते हैं। They came into conflict with the indigenous inhabitants called दासास और दास्यूस। यानी कि ये जो आर्यंस आए, जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में इनकी फाइट हुई होगी यहाँ के जो निवासी थे, जिसको दास्या या दास्यूस कहा गया है, इनके साथ। अब ये आए, इनके साथ फाइट किया, ये जब जीत गए तो इसके बाद इनका क्या हो गया यहाँ पे ना, त्रसा दास्यू। तो ये याद रखो, दास्यास जो है वो यहाँ के, दास्यूस जो है यहाँ के हैबिटेंट्स हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी द दास्यूस इन द ऋग वेदा रिप्रेजेंट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के ओरिजिनल निवासी थे उनको क्या कहा गया है, दास्यास कहा गया है या दास्यूस कहा गया है। और आर्यन जब उनको हरा करके पावर में आए तो त्रसा दास्यूस वो बन गए। दिमाग में बैठा लो ये चीज। अब आते हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जब आए, उनकी लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई में सबसे ज्यादा मददगार किसी भगवान ने किया तो वो इंद्र। और इंद्र फेमस है, इंद्र को पुरंदरा भी कहा गया है। पुरंदरा मतलब जो निवासी हैं उनको पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉयड ड्वेलिंग यूनिट्स हैं ये, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के गॉड माने जाते हैं। तो इंद्रा की मदद से पूरा का पूरा आर्यन जो रेस था वो यहाँ पे जीत हासिल किया, यहाँ के कॉमनर्स को हराया और हटाया। ये जो आर्यंस इंडिया में आए, बेसिकली ये तभी पॉसिबल हुआ जब ये चैरियट्स इनके पास, क्योंकि घुड़सवारी का सोर्स था, इनके पास रथ था, उसके माध्यम से ये इंडिया में प्रवेश किए। उसके बाद द आर्यन सोल्जर्स वे प्रोबेबली आल्सो इक्विप्ड विद द कोट्स ऑफ मेल। और पूरा वो लोग, उनके पास बहुत अच्छा अच्छा परिधान भी था सोल्जर्स का, और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। तो इसके लिए वो सक्सेसफुल रहे यहाँ पे आकर के स्टे करने को। उसके बाद द इंडो आर्यंस वेर इंगेज्ड इन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दो तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट करते थे। एक तो जब ये आए होंगे, और देखो ये इंडिया में आए तो इंडिया में इनसे आने से पहले यहाँ के लोग रहते होंगे, है ना। एक तो ये आए और यहाँ के लोग से फाइट किए, और एक ये क्या किए, आर्यंस आर्यंस एक दूसरे से फाइट किया। तो एक दूसरों के साथ इन्होंने फाइट किया और एक इंट्रा फाइट किया, आपस में फाइट किया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन आर्यंस जो थे वो 5 ट्राइब्स में बटे हुए थे, जिसको पंचजना कहा गया है। ठीक है, आर्यंस 5 ट्राइब में बटे हुए थे जिसको पंचजना कहा गया है। लेकिन इसके अलावा और सारे ट्राइब्स भी हुआ करते थे। अब भारत का कुछ इतिहास देखो। भारत का इतिहास किसके नाम पे पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान को हम भारत वर्ष भी कहते हैं, तो किस नाम से ये पड़ा। तो देखो, दो क्लैंस थे। एक था, मतलब दो क्लैंस थे सिमिलर, जैसे भारतास और त्रित्सु। तो ये जो दो आर्यन क्लैंस थे वो गुरु वशिष्ठ के बहुत ज्यादा करीब थे। ओके, पहले क्या होता था, हर एक राजा को एक गुरु एक रखना पड़ता था, और वो गुरु गाइड करता था मेंटोर की तरह। तो ये जो भरतास थे और त्रिष्टु थे, इनके जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ। ठीक है, और वशिष्ठ, और इसी से ये जो नाम पड़ा भारत, भारतास क्लैन से नाम पड़ा भारतवर्ष, जिसका जिक्र ऋग्वेदा में भी इसका जिक्र किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स। देखो, ऐसा लगता है कि हमारा ये जो 10 किंग्स का बैटल है ये इतिहास में फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड बैटल है। याद रखना, ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है ये फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड बैटल्स है, फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड बैटल। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो भारत किंग थे, ये जो भारत थे, इनकी फाइट हुई। ठीक है, एक तरफ ये भारत क्लैंस के लोग थे और एक तरफ 10 राजाओं का ग्रुप था। और ये जो लड़ाई हुई थी ये परुष्णी रिवर के किनारे हुई थी। ठीक है, जिसका आज नाम है रावी। और यहाँ पे सुदास जो थे इनकी जीत हुई। अब दिमाग में बहुत सारा खिचड़ी पक गया होगा कि ये सुदास कौन, ये 10 किंग कौन, ये भारत कौन, ये सारा चीज। तो बस इसके बाद वाले स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो लड़ाई हुआ, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा गया। दैट इज द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड बैटल्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो, पहले हम बात करते हैं, एकदम अच्छे से समझ लेते हैं ये भारत कौन है। ये भारत है दुष्यंत और शकुंतला के बेटे।
अब ये क्या किए, भारत क्या किया, भारत एक इतने शक्तिशाली रूलर थे कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने रूल किया है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी रूल किया। तो सोचो ये कितने पावरफुल रहे होंगे, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इनका परचम लहराया। फिर इंडिया इज कॉल्ड भारत, और इंडिया का नाम भारत इन्हीं के नाम पे पड़ा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस रिसाइडिंग इन इंडिया टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को भारत नाम से जानते। किसके बलबूते? तो भारत किंग थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रूल किए थे। एंड एज फॉर दे एज एज पर हिज नेम इंडिया का नाम भारत पड़ा। अब भारत के बाद क्या आया, मैनी किंग्स केम एंड रूल्ड इन भारत किंगडम, और लेटर ऑन इट वाज क्राउन्ड टू सुदास। बहुत किंग आए, उन्होंने रूल किया, और लास्ट में ये जो क्राउन था ये राजा का, ये आफ्टर भारत सुदास के सर पे आया ये क्राउन, ठीक है, राजा का ताज सर आया। तो सुदास ने क्या किया, अपने एरिया को एक्सटेंड किया। सुदास ने अपने एरिया को क्रिस्टू भारत तक एक्सटेंड किया। ये बात अब लोगों को, ये जो वहां के नेटिव रूलर थे उनको ये बात हजम नहीं हुआ कि यार हम तो इतने दिन से हमने कुछ नहीं किया, और ये जो नए भारत रूलर आए हैं इन्होंने अपने बाउंड्री को एक्सटेंड किया क्रिस्टू भारत तक। तो अब जो नेबर किंग्स थे बहुत ज्यादा आग बबूला हुए, लेकिन करे भी तो करे क्या, ये तो राजा बहुत पावरफुल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक करने का सोचा, उसके बाद भी अटैक नहीं किया। लेकिन एक चीज हुआ इनके साथ, कि ये जो सुदास थे ना, सुदास के जो पहले होता क्या था, पहले हर एक राजाओं को, ठीक है, एक पुरोहित रखना होता था, एक पंडित, एक गुरु रखना होता था। और वो गुरु क्या करते थे, वो डिसाइड करते थे कि भाई आपको क्या करना है, क्या उचित चीज है, ये सारी चीजें वो लोग डिसाइड करते थे। तो हुआ क्या कि शुरुआत में बात करो तो सुदास के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे, ठीक है, यानी कि क्रिस्टु भारत जो एक एक डायनेस्टी था, किंगडम था, उसके गुरु थे विश्वामित्र। लेकिन अब किसी कारणवश इस विश्वामित्र को इन्होंने रॉयल एडवाइजरी से हटा दिया। मतलब पहले क्या थे, ये जो विश्वामित्र थे ये रॉयल एडवाइजरी थे। रॉयल एडवाइजरी का मतलब है ये एक किंगडम को एडवाइस करते थे क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी चीज। बट किसी कारणवश इनको हटा दिया गया। तो अब इनके ईगो पे बात आ गई, क्योंकि इनके समकक्ष दूसरे को रखा गया जिनका नाम था वशिष्ठ। अब जब वशिष्ठ गुरु को इन्होंने हायर किया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा गए। अब जब ये बहुत ज्यादा गुस्सा गए तो इन्होंने आसपास के रूलर के साथ उनके कान भरने शुरू किए और उनको भड़काना शुरू किया। अब ये क्या हुआ, एक साइड आ गया ट्रिस्टू भारत का जो क्लैन था, जो अंदर सुदास जिसको रूल कर रहे थे, और एक तरफ 10 किंग का रूलर आ गया सामने। और ये जो बैटल हुआ वो ये परुष्णी रिवर के किनारे हुआ, जिसको आज रावी नदी के नाम से हम जानते हैं। और इसमें जीता कौन, तो ये जो थे ये जीत गए थे, क्योंकि इन्होंने दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये परुष्णी रिवर इसी में हुआ था। अब आज सोशल लाइफ, आर्यंस का सोशल लाइफ कैसा। तो सोशल लाइफ का बात करूं तो कट एकदम डायरेक्ट बात करूं तो यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी इनकी। इनकी जो सोसाइटी थी ये पेट्रियार्कल सोसाइटी था, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली था, फादर वाज द ऑल इन ऑल। फादर के डेथ के बाद जो एल्डेस्ट सन होता था उसको हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता था, और फादर को पुरोहित की तरह भी काम करना पड़ता था, और सारे रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करने होते थे, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना होता था। अब स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा था। वुमेन रिलीजन में, रिलीजियस सेरेमनी में हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि एडुकेशन, ये लोग बहुत हाईली एडुकेटेड होती थी। उसके बाद ये लोग सभा समिति जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करती थी। ये लोग बहुत सारा हिंस, श्लोक, ये सारी चीजें भी लिखती थी। तो वुमेन का एक बहुत अच्छा ओहदा होता था, ठीक है। यहाँ पे एक वुमेन का जिक्र भी है, विश्ववरा, जिसने बहुत कुछ लिखा है, वेल एडुकेटेड वुमेन है ये।
इसने लिखा है ऋग्वेदा का हिम, इन्होंने बहुत सारे मंत्र लिखे, एक्सेप्ट फॉर द किंग, और बेसिकली अमीर लोगों के अलावा और किंग के अलावा बहुत सारे जो मर्द थे वो सिर्फ एक ही शादी करते थे, ठीक। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, ये सारी चीजें वहां पे अलाउड नहीं थी। गर्ल्स की शादी की उम्र थे 16 to 17। मोरालिटी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, मोरल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल को ये लोग हद से ज्यादा फॉलो करते थे। ये लोग अच्छे से अच्छे ड्यूटीज निभाते थे, और गलत चीजें करने पे पनिशमेंट हुआ करता था। थेफ्ट, झूठ बोलने पे, चोरी डकैती करने में बहुत पनिशमेंट मिलता था। उसके बाद ये लोग ड्रेस कैसा पहनते थे, तो ये लोग मेन विमेन दोनों दो तरीके का गारमेंट्स पहनते थे। फिर लेटर पार्ट्स में अंडर गारमेंट्स का भी फेज आया, ठीक है। उसके बाद विंटर वुलन गारमेंट्स ये लोग पहनते थे। फीमेल डांसर्स जो थी वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ गारमेंट्स पहनती थी, और कॉटन गारमेंट्स का भी यहाँ पे अंश देखने को मिला है। फूड क्या था, ये लोग फूड में कर्ड, घी, ये सारी चीजों का बहुत इस्तेमाल करते थे। और इनका जो फेवरेट ड्रिंक था वो सोम रस था, सोम रस। और सोम रस का यूज बहुत सारे यजनास में, बहुत सारे रिचुअल्स में किया जाता था। ऑर्नामेंट्स ये लोग बहुत सारे इस्तेमाल कर, एक सेकेंड, ये लोग बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे, इट इज वेरी कॉमन। जैसे ये लोग अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनते थे, इनको ऑर्नामेंट्स पहनने का बहुत शौक था। फिर यहाँ पे क्लासेस बटा हुआ था, ठीक है। पहले वॉरियर क्लास था, फिर प्रिस्ट होते थे, ठीक है, उसके बाद कॉमन पीपल होते थे। लेकिन ये जो था ये जन्म पे बेस्ड नहीं था कि तुम जन्म लिया तुमने वॉरियर में तो तुम मरोगे भी वॉरियर में, ऐसा नहीं था। वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था, ये प्रोफेशन के हिसाब से था, ठीक है। ये प्रोफेशन के हिसाब से था, आप आराम से इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ स्टिग्मा नहीं था। बस एक बार आपने जन्म ले लिया तो आप उसी में फिक्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये चीजें बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो कास्ट, यहाँ पे क्लास सिस्टम था, क्लास बटा हुआ था प्रोफेशन के अनुसार, और इसको आराम से इजी गोइंग वे में आप उसको चेंज भी कर सकते थे। और इकोनॉमिक लाइफ देखो तो सबसे बड़ा प्रोफेशन इनका था कैटल रेयरिंग, ठीक है, बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन था। और कैटल में भी काऊ, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। काऊ के बारे में ऋग्वेदा में काविशी करके लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सर्च फॉर काऊ। इसका जिक्र किया गया है। काऊ के लिए तो बहुत सारी लड़ाई भी हो जाती थी। तो कैटल रेयरिंग इनका मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। फिर ट्रेड का बात करो तो शिपिंग इनका एक ऑक्यूपेशन था, बोट बनाते थे ये लोग। अब ये लोग ट्रेड, मतलब इन लोगों को ज्यादा नॉलेज, यानी कि जोग्राफिकल इनका हॉराइजन जो था, जोग्राफिकल हॉराइजन था इनका ऐसा अरेबियन सी से लेकर के इंडियन ओशन के बीच में। अब ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वेदर ये सी ट्रेड करते थे या नहीं। हाँ, लेकिन ये लैंड ट्रेड जरूर करते थे। तो ये बहुत ज्यादा लैंड ट्रेड करते थे, सी ट्रेड के बारे में कोई आइडिया वैसा नहीं है। अब द वैदिक इकोनॉमी वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्लेव लेबर, स्लेव लेबर के ऊपर यहाँ का इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं था। नो स्टिग्मा वाज देन अटैच्ड टू एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन के ऊपर कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं था। आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। एग्रीकल्चर दूसरा प्रमुख ऑक्यूपेशन, जीवन यापन का स्रोत था, ठीक है। ये यहाँ पे प्लाउड फील्ड का इस्तेमाल करते थे, खेत जोतते थे जानवरों के थ्रू, जो आज भी हमारा कंटिन्यू है। टाइम टू टाइम ये चीज बदला नहीं है। हंटिंग फिशिंग भी करते थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे, प्लेजर के लिए, ठीक है, अपने शौक के लिए हंटिंग करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग हंटिंग से अपना जीवन यापन गुजारते थे। फिशिंग यहाँ के लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग क्राफ्ट्स ये लोग करते थे, चैरियट मेकर थे, कारपेंटर्स थे, लेदर वर्कर्स थे, अलग अलग चीजों में ये इन्वॉल्व होते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। अब यहाँ का रिलीजियस लाइफ देखो, ये लोग एक तो ये लोग नेचर वर्शिपर थे, ये लोग पावर ऑफ नेचर को मानते थे, ये लोग इसका पूजा करते थे। ये लोग मानते थे कि ये जो नेचर है ये आपको पनिशमेंट दे सकता है, ये आपको आशीर्वाद दे सकता है। ये लोग इस चीज को मानते थे। लेकिन और फायर, फायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फायर को बिचौलिया कहा गया, किसके बीच में, मैन और गॉड के बीच का सोर्स कहा गया है फायर को, तो ये याद रखना।
उसके बाद यहाँ पे 33 गॉड का नाम है और इन 33 गॉड को अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल गॉड, एरियल गॉड और सेलेस्टियल गॉड। तो 33 गॉड्स है और 33 गॉड्स को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स जो है ये टेरेस्ट्रियल गॉड है। जैसे एरियल गॉड है इंद्र, रुद्र, वायु माता, प्रजनाया। उसके बाद सेलेस्टियल गॉड है तुम्हारे दाऊ, सूर्या, और सूर्या का भी 5 अलग अलग टाइप्स है। सूर्या है, सावित्री है, मित्रा है, पुषान है, विष्णु है, और वरुण, अदिति, उषा, अश्विन तो है ही है। तो ये सारे कुछ गॉड्स का नाम है, इंद्र, अग्नि, वरुण। बहुत पावरफुल गॉड माने जाते हैं, याद रखो। हाँ, इंद्र, अग्नि, वरुण बहुत पावरफुल। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर क्यों कहा गया है? डिस्ट्रॉय ऑफ द फोर्ट, पूरे के पूरे किलो को डिस्ट्रॉय करने का शक्ति है इनके पास। इनके बारे में 250 बार ऋग्वेदा में जिक्र किया गया है। दूसरे आते हैं अग्नि। अग्नि इंटरमीडिएटरी एलिमेंट है, किसके बीच में? इंसान और भगवान के बीच में 200 बार इसका जिक्र किया गया है। और वरुण को पर्सोनिफाई किया गया है वाटर से। तो ये सारे 3 प्रमुख भगवान हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण। सूर्य को वर्शिप करते थे, सूर्य का अलग अलग फॉर्म होता था, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करो तो सावित्री है, फेमस जो गायत्री मंत्र है वो उन्हीं को इंडिकेट किया गया है। फिर विष्णु है, सोमा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि सोमा जो है ये किंग, मतलब किंग ऑफ प्लांट्स कहा गया है। इसका जो रस निकलता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रिंक का काम करता था इनके लिए। उसके बाद अदर गॉड गॉडेसेस भी थे, जैसे रुद्रा थे, ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड, यम थे, अश्विन थे, नास्त्या थे, ये सारे और भी भगवान थे। समटाइम गॉड्स को एनिमल के रूप में विजुअलाइज किया गया, लेकिन एनिमल वर्शिप नहीं होता था, ये लोग हेनोथिज्म थे। अब हेनोथिज्म का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन जो होता है हेनोथिज्म था, मतलब बहुत सारे भगवान पे बिलीव करते लेकिन हर का एक अपना ही रूप होता था। उनका जो रिलीजन होता था बेसिकली, the religion primarily consisted of worshipping of gods with a simple ceremonial known, यानी कि गॉड को वर्शिप करते थे और बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, गॉड को खुश रखने के लिए सेक्रीफाइस करते थे। इनकी पॉलिटिकल लाइफ देखो अगर, तो पॉलिटिकल लाइफ में अलग अलग यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कूला के बारे में, यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कूला। कूला से बना क्या? कूला से बना ग्राम, फिर आया विस, उसके बाद जना, उसके बाद राष्ट्र। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन नॉन मोनार्कियल, गैर राज, मोनार्कियल मतलब होता है राजतांत्रिक। यहाँ पे राजा भी रहते थे, ठीक है, राजा का गवर्नमेंट हुआ करता था, लेकिन राजा नॉन मोनार्कियल पॉलिसीज भी होते थे यहाँ पे। और पूरे के पूरे राष्ट्र को जो रूल करता था वो राजा, और राजा के डेथ के बाद बड़ा जो बेटा होता था वो रूल करता था। तो याद रखना, फ्रॉम प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, जो राजा का बड़ा बेटा होगा वो सारी कार्यभार संभालेगा। प्रोमीजेनिचर था वहां पे, प्राइमोजेनिचर कहते हैं इसको। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ द किंग्स। किंग्स के मिनिस्टर्स के बारे में कम नॉलेज था, हाँ, लेकिन ये लोग पुरोहित को रखते थे। पुरोहित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था गाइड करने का, फिलोसोफर के रूप में, मेंटोर के रूप में, फिर राजा के फ्रेंड्स के रूप में, ये सब का रोल होता था पुरोहित का। फिर अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिसर्स भी थे, जैसे सेनान, ठीक है, ग्रामनी, ये सारे भी होते थे। फिर अलग अलग ये लोग फूड सोल्जर्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद द काइंड एंड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो, किंग हैव रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो। एक किंग है, उनको रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना होता था, उनके मोरल वैल्यूज होते थे, उनको ये इंश्योर कराना होता था कि एक उनके किंगडम में मोरालिटी बहुत अच्छे से फंक्शन करे। फिर ऋग्वेदा की अलग अलग असेंबलीज की बात की गई है, जहां पे सभा, समिति, विधात, गण, सभा, इन सब का बात किया गया है। सब यहाँ पे बात करो तो ये सारे कुछ प्रोमिनेंट कमिटी हुआ करता था। सभा वॉज कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज
इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स का। टू पॉपुलर असेंबली थे यहाँ पे, सभा और समिति, और दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता था, रूल ऑफ किंग को बैलेंस करता था कि वो आर्बिट्ररी पावर, मतलब बहुत सारा पावर एंजॉय यूजलेसली बिना किसी लॉजिक के ना करे, तो सभा समिति उसको कंट्रोल करता था। फिर चोरी डकैती इन सारी चीजों पे पनिशमेंट मिलता था। यहाँ पे देखो ये जो पॉपुलर है उसके बाद यहाँ पे एक गैप रहेगा और असेंबली, पॉपुलर असेंबली, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, आप यहाँ पे गैप कर लें। उसके बाद ये यूनिट मैंने यहाँ पे बाइफिकेट किया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सको, पढ़ सको। तो सबसे पहला यूनिट है इसका फैमिली। फैमिली का जो हेड है वो है कुलप। ग्राम है दूसरा यूनिट जिसका हेड है ग्रामनी। विस है जिसका हेड है विस्पति। जना है जिसका हेड है गोपति। और राष्ट्र है जिसका हेड है राजन। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा ले। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड हो। और एक और बात, PSYT के रेफरल कोड को इस्तेमाल करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेफरल कोड इस्तेमाल करो, 10% का डिस्काउंट पाओ, सिंपल सा बात है। और भी इंपॉर्टेंट बात ये रही तुम्हारी कि सबसे पहले तो मेरा लर्निंग ऐप में पल्लवी शर्मा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप फॉलो कीजिए, ठीक है। लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का, वहां जाकर के आप मेरे को फॉलो कीजिए, हमारा टेलीग्राम पेज को आप ज्वाइन कीजिए। Thanks a lot. Thank you very much to watch this video. Thank you so much, everybody. Have a very good day.